जिंदगी हर मोड़ पर कुछ नए अनुभव लेकर आती है। जिंदगी हर मोड़ पर कुछ नए अनुभव लेकर आती है। हर सुबह कुछ नई शर्तें लेकर आती है तो हर शाम कुछ नए तजुर्बे देकर जाती है। दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दर्शकों का आपके अपने चहेते कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रतिभा। जी हाँ, जीवन में जो कुछ भी हमें मिले, चाहे हमें सुख मिले या दुख मिले, उन सभी को समेटकर हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। शर्तें लेकर आती है जिंदगी तो नए अनुभव भी तो देकर जाती है। और अगर ऐसा होता है कि जीवन में हम कुछ ऐसी बातों को अमल करना चाहते हैं, ऐसी बातों पर अमल करना चाहते हैं, जीवन में कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं, अगर हम उसमें कामयाब नहीं भी हो पाते तो उसके तजुर्बे को लेकर हम कामयाबी का एक नया रास्ता तैयार कर सकते हैं। तो दर्शकों इसी प्यारे सी थॉट के साथ करते हैं आज के बिहार बिहान के इस कार्यक्रम की शुरुआत। और सबसे पहला सेगमेंट जो हमारे कार्यक्रम में होता है, हम उसमें बात करते हैं अनमोल वचनों की। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वचन जो हमारे जीवन को एक नया आधार देते हैं, एक नया रास्ता दिखाते हैं। तो आज जो अनमोल वचन सेगमेंट है और जिनके वचन हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इस कार्यक्रम में, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ, महान वैज्ञानिक और चिंतक, जिन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो हमें जब हम निराश होते हैं तो उसमें आशा की एक ज्योत, एक किरण हमारे भीतर उसकी लौ जलती है जब हम ऐसे विचारों को पढ़ते हैं और इन्हें अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, इन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो विचार अनमोल वचन सेगमेंट के माध्यम से हम आपके बीच लेकर आए हैं, उस विचार में कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया गया है कि जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो स्वतः होती हैं और हम उन्हें बदल नहीं सकते। इसीलिए सबसे अच्छा होता है कि हम जीवन में समय की धारा के साथ आगे बढ़ते चलें और बस आगे बढ़ते चलें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, अपना कार्य करें, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा करें, बाकी सब चीज़ जो है जीवन की धारा के साथ, समय की धारा के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ दें। तो चलिए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज के अनमोल वचन सेगमेंट में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे बीच मौजूद हैं, आप हैं श्री पवन कुमार जी, निदेशक हैं आप डाक विभाग पूर्वी क्षेत्र के। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कल हमने विस्तृत तौर पर मनाया, कल राष्ट्रीय डाक दिवस था, 9 अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं। आज के विषय में जानना चाहेंगे क्योंकि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह हम मना रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? सबसे 9 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में मनाते हैं और 1874 ईस्वी में 9 अक्टूबर का ही वो दिन था जब पहली बार 22 मुल्कों ने मिल करके स्विट्ज़रलैंड के बर्न में एक बैठक की थी, एक सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद 1969 ईस्वी में टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 9 अक्टूबर के ठीक अगले दिन 10 अक्टूबर को भारत में हम लोग राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में मनाते हैं और 9 अक्टूबर से लेकर अगले पूरे हफ्ते तक प्रतिवर्ष हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो मैं ये बताना उपयुक्त समझता हूँ अभी कि 9 अक्टूबर जो हमारा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था, उसका महत्व क्या है। आप देखते हैं एक छोटा सा खत है या पार्सल है, दुनिया के किसी देश का सैर कर सकता है, किसी देश में हम भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो जबकि देश की अपनी सीमाएं होती है, देश के अपने नियम होते हैं, हर देश के अपने कानून होते हैं, उसके बावजूद भी यदि एक देश से दूसरे देश में डाक सेवाओं का निर्बाध रूप में आदान प्रदान हो रहा है, डाक सेवाएँ दुनिया के सदस्य देशों को मिल रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का है। तो इसलिए हमारे लिए, पूरे डाक परिवार के लिए, पूरे विश्व के डाक परिवार के लिए और पूरे विश्व के लिए एक तरह से ये बहुत ही खास दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और हम पूरे हफ्ते तक कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं, प्रत्येक दिन हमारे लिए एक खास दिन होता है। जैसे कि कल 9 अक्टूबर था तो विश्व डाक दिवस के रूप में हमने मनाया, कई कार्यक्रम किए गए। पटना में हमारे जो मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने 2000 से ज़्यादा डाक कर्मियों को संबोधित किया और जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो सरकार की अपेक्षाएं हैं, उस पर हम कैसे खरे उतरें, लोगों की विश्वास की प्रामाणिकता को हम खटाई में न पड़ने दें और लोगों के जो उम्मीदों के कोमल तंतु हैं वो मुरझाए नहीं, उसके लिए हमें प्रयत्न करते रहना है, हमें अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन करना है। इन तथ्यों पर
माननीय मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय ने और उसके बाद रीजन्स के जो हमारे डाक महाध्यक्ष महोदय होते हैं और उसके अतिरिक्त अन्य अधिकारियों ने तबादले ख्याल किया और एक बहुत विस्तृत व्यापक कल कार्यक्रम हुआ। उसके बाद रोज़ कुछ न कुछ होना निर्धारित किया गया है। जैसे कि आज राष्ट्रीय डाक दिवस है तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे दिल्ली में जो माननीय संचार मंत्री महोदय हैं अश्विनी वैष्णव साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद फिर माननीय संचार राज्य मंत्री महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद देश के जितने भी सर्किल्स हैं उसके मुख्य डाक महाध्यक्ष महोदय के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। उसके बाद फिर आज का एक विस्तृत कार्यक्रम है जिसमें हम लोग परिचर्चा का कार्यक्रम है। उसके बाद संगोष्ठी आयोजित किया गया है, सेमिनार का आयोजन हुआ है। उसके अतिरिक्त हमारा हमेशा से स्कूली बच्चों और कॉलेज के बच्चों के साथ संवाद रहा है। तो जो डाक कर्मी हैं या जो संबद्ध पक्ष हैं या स्कूल के बच्चे हैं उनके बीच पोस्टल के प्रति रुझान को और ज्ञान को भी बढ़ाया कैसे जाए, उसके लिए हम लोग आज क्विज का आयोजन कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण हमारा कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें राष्ट्रीय स्तर के अर्थ दुनिया के बहुत जाने मानी हस्ती जो हैं शिशिर सिन्हा साहब, वो आज पटना में आने वाले हैं और वो भारत का क्या विज़न होना चाहिए 2047 तक और डाक विभाग कैसे उसमें अपने आप को अर्पित कर सकता है और अपनी सेवाओं को पहुंचा सकता है और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकता है, इस पर उनका विस्तृत व्याख्यान होगा। उसके अतिरिक्त हमारे द्वारा सभी जो डिवीजन्स हैं, पोस्टल डिवीजन्स, उनको व्यापक निर्देश दिया गया है कि वो लोगों से जुड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे और हम लोग आज के दिन को वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। पहले जो कार्यक्रम हमारा होता था राष्ट्रीय डाक सप्ताह, उसमें इस साल थोड़ी तब्दीलियां की गई है। जैसे कि पहले हम लोग बचत बैंक दिवस और ग्रामीण जीवन बीमा और जीवन बीमा के लिए अलग अलग तिथि निर्धारित किया जाता था, लेकिन इस साल दोनों को मिलाकर हम लोग वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि वित्तीय सशक्तिकरण में इंश्योरेंस की भी भूमिका है और बचत बैंक की भी भूमिका है। तो आज हम इसके लिए जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो वंचित क्षेत्र हैं, वैसे तो हर जगह उपस्थिति है डाक विभाग की और डाक खाने की और हर पंचायत में तो डाकघर है ही, लेकिन यदि कोई वंचित एरिया है और लोगों की अपेक्षा है कि डाक सेवाएं हमें बिल्कुल दरवाजे पर मिलनी चाहिए, तो आज के तारीख में हम लोग विशेष शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और हम लोग ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी जो इंश्योरेंस की सेवाएं हैं और जो डाक बचत बैंक की सेवाएं हैं वो अपने घर के दरवाजे पे लेना चाहते हैं तो हम उनके घर के दरवाजे तक पहुंच सकें और एक कीर्तिमान स्थापित करें लोगों की सेवा का। जी, आपसे जानना चाहूँगी पवन जी, आपने बताया, बहुत ही विस्तृत रूप से बताया कि बाकी दिनों में जो ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह हम मना रहे हैं, कल अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस था, आज राष्ट्रीय डाक दिवस है, तो कल से लेकर जो 13 तारीख तक समूचे कार्यक्रम का जो संचालन होगा, अलग अलग दिन की अलग अलग बात होगी, उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तृत रूप से बताया। आपसे जानना चाहूँगी, आपने अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस के परिप्रेक्ष्य में उसके इतिहास के बारे में आपने बताया कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ भी डाक विभाग का इतिहास काफ़ी पुराना और गौरवशाली रहा है। हम चाहेंगे कि भारतीय डाक विभाग के बारे में आप कुछ बातें कहें, जब हम उस दौर में जीते थे जब चिट्ठियों का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ करता था और शायद डाक विभाग को लोग चिट्ठियों से ही जोड़कर देखते थे, उस दौर की हम बात करना चाहेंगे आपसे। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के पूर्व यदि आपकी अनुमति हो तो पूरे डाक सप्ताह में हम लोग कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ, तो मैंने आज के कार्यक्रम के बारे में अपने श्रोताओं को बताया और उनसे वो लाभान्वित भी होंगे। तो आपकी अनुमति से मैं ये भी उद्धृत करने की इच्छा रखता हूं कि हम लोग कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल, जैसे कि कल हम लोग फिलेटली दिवस के रूप में मनाएंगे मंगलवार को, और फिलेटली एक बहुत ही पॉपुलर विधा है और दुनिया की सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाई गई एक रुचि है, एक हॉबी है। तो कल हम लोग फिलेटली दिवस के रूप में मनाएंगे। उसके बाद फिलेटली जो ब्यूरो हैं हमारे देश में और बिहार में, वहाँ पे हम विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। फिर हम स्कूली बच्चों से जुड़ेंगे, वहाँ पे भी क्विज का आयोजन करेंगे। उसके बाद माई स्टैम्प जो हमारा होता है उसका हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को वैसे पता ही है पहले से बहुत कुछ। उसके बाद फिर
सारे मंडलों में, सब डिवीज़नों में हमारा कार्यक्रम उससे संबंधित जो है फिलेटली से, और फिलेटली से संबंधित एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की योजना है जिसका नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना, जिसमें 6ठे क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चे भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसमें जो विजेता होते हैं, जो चयनित प्रतिभागी होते हैं, प्रत्येक सर्किल में 40 से ज़्यादा लोगों का चयन किया जा सकता है और उनको प्रति माह 500 रुपये का वजीफ़ा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो एक बहुत अच्छी योजना है। दुर्भाग्य से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, या छात्रों को बहुत ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है। तो ये दीनदयाल स्पर्श योजना है, उसका हम प्रचार प्रसार करेंगे। और उसके बाद फिर अगले दिन जो बुधवार है हमारा, उस दिन हम लोग मेल्स एंड पार्सल्स दिवस के रूप में मनाएंगे। पहले पिछले सालों में मेल्स दिवस हम अलग मनाते थे, फिर व्यवसाय विकास दिवस अलग होता था, लेकिन पार्सल का कितना तेज़ी से विस्तार हो रहा है ई कॉमर्स के इस दौर में, और डिपार्टमेंट के साथ एक नया आयाम जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम लोग अगले दिन को मेल्स एंड पार्सल्स दिवस के रूप में मनाएंगे। और पूरी कोशिश, वैसे तो हमारी सतत ये प्रयास होता ही है कि हम 100% डिलीवरी करें मेल का और पार्सल्स का, लेकिन उस दिन एक चूँकि खास दिन भी है हमारे लिए, तो हमारी ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश रहेगी कि हम 100% यदि संभव हो सके तो मेल्स एंड पार्सल्स का डिलीवरी कर सकें। उसके बाद बहुत समय के इस दौर में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, जो नई तकनीक है, जो नए प्रौद्योगिकी है, उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो संबद्ध पक्ष है, जो हमारे डाककर्मी हैं, उनको उससे विज्ञ कराया जाए, और जो जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जो लोग हैं, उनको भी उसके बारे में बताया जाए। जैसे पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे यदि किसी आर्टिकल का डिलीवरी होता है तो तुरंत उसकी मॉनिटरिंग संभव है, वो सबको पता चल जाता है, सारे संबद्ध पक्षों को, कि इस आर्टिकल का सही मायने में डिलीवरी हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में, और कई चीज़ें जो पार्सल ट्रैकर है, उससे कई तरह की हम सेवाएं दे रहे हैं, और दिन प्रतिदिन उन सेवाओं में सुधार लाने की हमारी कोशिशें हैं। तो उसके बारे में भी हम लोगों को बताएंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे बड़े कस्टमर होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नापतोल और बड़ी जो भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे कि एक बैठक का आयोजन करें, और उनकी यदि कोई दिक्कतें हैं तो उसे हम सुने, उसका समाधान कर सकें, और जो भी हम भविष्य में बेहतर कर सकें उस पे हम लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। उसके फिर अगले दिन जो है हमारा, वो अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं बृहस्पतिवार को। अंत्योदय आज़ादी के आंदोलन के समय भी हमारा ये लक्ष्य था, उद्देश्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे उद्धार हो सके, कैसे उसके जीवन में उन्नयन हो सके, कैसे वो विकास की सीढ़ियों को तय कर सके। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा डिपार्टमेंट भी आखिरी दिन अंत्योदय दिवस के रूप में मनाएगा। उस दिन जो सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, कितनी ये कारगर योजनाएं हैं खास करके गरीबों के लिए, और कितना इसका भला हो रहा है। उसके अतिरिक्त जो आधार एनरोलमेंट का काम होता है, आधार रजिस्ट्रेशन का काम होता है, आधार अपडेशन का काम होता है, उससे संबंधित हम लोग, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण डाकखानों में ये निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन उस दिन इससे संबंधित भी हम विशेष शिविर लगाएंगे, विशेष कैंप लगाएंगे, और इस तरह से कई तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हम स्वच्छता का व्यापक कार्यक्रम चला रहे हैं, हमारा पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसको लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है भारतीय डाक विभाग का, और तब से लेकर आज तक कहीं ना कहीं हम सभी की ज़िंदगी में ये एक अभिन्न अंग हमारा बन गया है, और भरोसे का प्रतीक तो हम सभी के बीच है ही। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? यकीनन डाक सेवाओं का इतिहास गरिमापूर्ण रहा है, और पूरी दुनिया में मिस्र की सभ्यता का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ भी डाक प्रणाली की सूचना हमें मिलती है, और भारत में प्राचीन काल से ही डाक सेवाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। ये सही है कि पहले संबदिया हमारे विचारों को, हमारे संदेशों को एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते थे। उसके बाद कबूतरों और अन्य पक्षियों को भी इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और मध्यकाल में शेरशाह ने 1541 ईस्वी में डाक प्रणाली की जो शुरुआत की थी, शुरू में बंगाल से लेकर के सिंध प्रांत के लिए वो किया गया था, बाद में उसका अन्य शासकों ने विस्तार किया। और जिस आधुनिक डाक व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में ही हुआ, और लॉर्ड क्लाइव को आधुनिक डाक विभाग का जन्मदाता कहा जा सकता है काफ़ी हद तक, और 1766 ईस्वी में उस व्यवस्था की शुरुआत की गई। उसके बाद जो वारेन हेस्टिंग्स से हमारे बंगाल के गवर्नर थे और भारत के पहले गवर्नर थे,
तो उन्होंने कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना की। उसके बाद 1786 ईस्वी में मद्रास जीपीओ की स्थापना हुई। 1793 में मुंबई जीपीओ की स्थापना हुई। उसके बाद प्रांतों की राजधानियों में जीपीओ की स्थापना हुई। धीरे धीरे बहुत से डाकखानों की स्थापना हुई और आज़ादी के समय 23,300 लगभग डाकखाने थे और आज की तारीख में इसका विस्तार 6 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 1,56,000 से भी ज़्यादा डाकखाने हैं हमारे भारत में। तो इस तरह से धीरे धीरे डाकखानों का विस्तार होता गया, उनकी गतिविधियों का विस्तार होता गया, डाक विभाग के द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विस्तार होता गया, तकनीकों को अपनाया गया और कई तरह की सेवाएं शुरू की गई। जैसे कि 1863 ईस्वी में आरएमएस की शुरुआत हुई। 1911 ईस्वी में इलाहाबाद और नैनी के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि एयरमेल सर्विस की शुरुआत हुई। 1972 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत हुई, जिससे कि डाकों के वितरण में जो असुविधाएं हैं उसे कम किया जा सके। तो इस तरह से बीच में कई मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत हुई, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई 1986 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में रेल और पोस्टल और टेलीकॉम दोनों को पृथक कर दिया गया। उसके पहले टेलीकॉम भी पोस्टल डिपार्टमेंट का ही हिस्सा था और फिर उसके पहले भारत के सबसे बड़े विभागों में भी पोस्टल डिपार्टमेंट था, लेकिन बंटवारे के बाद भी आज 4.5 लाख लगभग डाककर्मी पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। तो कई सोपान हैं इस इतिहास के क्रम में, कई निर्णय लिए गए समय समय पर। पोस्ट कार्ड की शुरुआत की गई और अतिरिक्त जो सेवाएं हैं कई तरह की जो हमारे द्वारा प्रदान की जा रही है उनकी शुरुआत की गई। जी, यानी कि लोगों की आवश्यकताओं और उनकी सहूलियतों को देखते हुए कई सारे ऐसे बदलाव की जो शुरुआतें हैं वो की गई और कई सारे ऐसे पड़ाव आए भारतीय डाक विभाग के एक सफ़रनामे में, जब लोगों की सहूलियतों के लिए आपने बहुत सारे चीज़ों की शुरुआत की, जिससे कि उनका जीवन जो है और भी ज़्यादा आसान हो गया। आपसे जानना चाहूँगी पवन जी, इसी क्रम में अगर हम बात करें कि आज के परिप्रेक्ष्य को अगर हम देखते हैं तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि भारत एक बहुत ही एडवांस कंट्री की ओर की रास्ते पर आगे बढ़े और इसी क्रम में डिजिटल इंडिया मूवमेंट को हम एक बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं एक रिवॉल्यूशन हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं तमाम डिपार्टमेंट्स में, तमाम विभाग में डिजिटल इंडिया को लेकर कुछ विशेष कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि हम विश्व से अपने कदम ताल जो है उसको मिलाकर आगे बढ़ सके। आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम भारतीय डाक विभाग की बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया मूवमेंट को लेकर अगर हम जोड़कर देखें भारतीय डाक विभाग से, तो क्या कुछ नई एडवांसमेंट, क्या कुछ नई तकनीक है जो यहाँ शामिल की गई है ताकि हम भी विश्व के हिसाब से अपने आप को एक नए सांचे में, एक नए रास्ते पर आगे कर चले और उनके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सतत विकास और समावेशी विकास का स्वप्न है और जिसे आपने उद्धृत किया कि डिजिटल इंडिया और न्यू इंडिया का जो स्वप्न है उसे साकार करने में हमारा विभाग भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है और दिन प्रतिदिन डाक विभाग डिजिटल और हाईटेक होता जा रहा है। आप देखेंगी लेटर बॉक्स जो है वहाँ भी नन्था सॉफ्टवेयर के द्वारा जो उसमें पत्र डाले गए हैं उसकी क्या स्थिति है, उसकी क्या अवस्थिति है, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो एक लेटर बॉक्स जो गलियों में मिल जाता है। उसके बाद जो हमारे डाकखाने के अंदर जो हम लोग अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपीपीबी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इतना मॉडर्न वो टेक्नोलॉजी है, बिना एक क्यूआर कार्ड हम लोग देते हैं जो अकाउंट होल्डर होते हैं, उसमें फ्रॉड की भी गुंजाइश नहीं है। और गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके सामने एक समस्या होती है कि वो अकाउंट नंबर भूल जाते हैं, अपना पासबुक भूल जाते हैं। तो ये क्यूआर कोड जिसमें अकाउंट नंबर याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वो अपने थंब इम्प्रेशन के द्वारा अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारा बहुत पुराना डाकखाना जो डाकघर का बचत बैंक योजना है उसमें कई तरह की नई सुविधाएं दी जा रही है। उसको अब मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं मिल रही है, नेट बैंकिंग की सुविधाएं मिल रही हैं, एटीएम स्थापित कर दिए गए हैं महत्वपूर्ण स्थानों पर, एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जी। इसके अलावा जो हमारा मेन सेगमेंट है मेल डिलीवरी का काम, वहाँ कितना अपडेशन हुआ है। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिससे कि जो समय लग रहा है डिलीवरी में मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में, उसको कम किया जा सके और
उसके बाद ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए गए तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए। फिर अभी एक शीर्षस्थ अधिकारियों की समिति गठित की गई थी कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल सेवाओं को त्वरित गति से पहुंचाया जा सके और उसमें जो भी व्यवधान है वो उसको दूर करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल किया जा सके। तो हर सेगमेंट में, इंश्योरेंस के सेक्टर में भी उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। वहाँ पे हम मैकेमिस्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फिनेंशियल सर्विसेज के लिए फिनेकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जितनी तरह की हम लोग सेवाएं दे रहे हैं, आप देखेंगे वो जो पहले हम सेवाएं देते थे और आज जो हम सेवाएं दे रहे हैं उसमें बहुत अंतर आ गया है जी। बहुत ही पॉजिटिव बदलाव और बहुत ही लोगों की सुविधाओं में इजाफा करने वाला बदलाव लेकर आया है भारतीय डाक विभाग। बहुत ही काबिल तारीफ बात कहेंगे और बहुत ही काबिल तारीफ एक पहल कहेंगे भारतीय डाक विभाग की तरफ से। आपसे जानना चाहेंगे पवन जी कि अगर हम बात करें कि किस तरीके से, ये तो सुविधाओं की बात हमने की, बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो भारतीय डाक विभाग से लिंक्ड हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं, बचत योजनाओं की भी अगर मैं बात करूँ, छोटी छोटी बचत योजनाएँ जो भारतीय डाक विभाग के द्वारा आम लोगों के लिए है। उसके लिए आपके पास बहुत पैसा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बचत करके भी आप एक अच्छा भविष्य जो है अपने लिए बना सकते हैं। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी योजनाओं का जिक्र भी आप करें कि आम लोग जो हैं, जो अब तक इनसे अनजान थे, उनकी इन्फॉर्मेशन में, उनकी जानकारी में ये तमाम योजनाएं जाए। हम चाहेंगे जिक्र करें आप। भारतीय डाक विभाग के द्वारा मेल और पार्सल डिलीवरी के अतिरिक्त कई तरह की सेवाएं बहुत पहले से दी जा रही हैं। 1882 ईस्वी में ही डाकघर बचत योजना की शुरुआत हो गई थी। शायद ये देश का सबसे पुराना बचत योजना था। हालांकि उस समय इसमें कम ही राशि हम जमा कर सकते थे, लेकिन अब तो उस राशि की सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें बचत बैंक के तहत कई तरह की योजनाएं दी जा रही है, जिसमें हम बचत बैंक खाते खुलवा सकते हैं। उसके अतिरिक्त नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, फिर जो हमारा टर्म डिपॉजिट होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट है, उसका फ़ायदा जनता उठाती है। उसके अतिरिक्त हमारे पास से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना सुकन्या समृद्धि खाता योजना है, जिसके बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। और उसके अतिरिक्त हमारा पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें 15 साल के लिए लोग अपनी राशि को जमा कर सकते हैं और एक मुश्त राशि, बहुत बड़ी राशि हमें 15 साल बाद वो मिलती है, जो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए काम आ जाती है। तो जो जहाँ तक डाकघर बचत योजना का सवाल है, उसमें बचत अकाउंट खोलने के लिए कोई राशि नहीं लगती है। पहले तो उसमें मिनिमम जमा का प्रावधान था कि 50 रुपये कम से कम न्यूनतम जमा होनी चाहिए। अब उसमें उस प्रावधान को थोड़ा उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया। 500 रुपये राशि उस अकाउंट में होना चाहिए, लेकिन अकाउंट ओपनिंग का, खाता खोलने का कोई चार्ज नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। और इसमें न्यूनतम और अधिकतम की कोई बाध्यता नहीं है। आप जितने पैसा जमा करना चाहते 500 से ऊपर, तो आप लाखों रुपए जमा कर सकते हैं। हालांकि हम बोलते हैं लघु बचत, लेकिन उसमें आप 10 लाख 20 लाख भी पैसे जमा कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि कई तरह की हम इसके साथ सुविधाएं दे रहे हैं। चेक तो पहले से ही इशू होता था और उसको अब मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग की भी सुविधा मिल गई है। एटीएम तो खुल ही गए हैं हमारे, और इसके साथ हम दूसरे बैंकों में भी अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस के द्वारा। उसके साथ फिर जो हमारा टर्म डिपॉजिट है, उस पर आकर्षक ब्याज दर उपलब्ध है। उसके साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि गांव में भी डाकखाने होते हैं, तो गांव में कई लोगों को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत है। तो हमारे जो डाककर्मी बंधु होते हैं वो इस कार्य में भी सहायता करते हैं लोगों की, कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाए। यदि उनको पैसे विड्रॉल करना है तो उसमें भी वो अतिरिक्त सहायता करते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारी, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को हरियाणा से प्रधानमंत्री जी ने किया था। जो 0 से 10 साल की बच्चियां हैं, उनके लिए खाते खुलवाए जा सकते हैं। और 18 साल के बाद ये बहुत बड़ी राशि हो जाती है और इस खाते का संचालन बच्चियों के द्वारा ही की जाती है। भ्रूण हत्या की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, सामाजिक समस्या है, और आर्थिक कारण भी इसके पीछे हैं। तो उससे निजात ढूंढने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें बैंकों के साथ डाक विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और हम लोग डाक सप्ताह के दरमियान भी इस तरह का अभियान चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियों को सुकन्या समृद्धि खाता योजना के साथ जोड़ा जाए। इसमें
सबसे बड़ा इसका प्रावधान यह है कि जब मर्जी तब इसकी पैसे की निकासी हम नहीं कर सकते हैं। बच्ची की उम्र जब 18 साल की हो जाएगी तो पढ़ाई के लिए आधी राशि निकाल सकते हैं। उसके बाद ये सोचकर इस योजना को बनाया गया था कि उनके शादी के समय हमारी परंपरा के अनुसार कई बार बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो छोटी बचतें हैं हर साल जो जमा किया जा रहा है इसमें, वो उस समय कार्य मतलब उपयोगी बने और लोगों के ऊपर अतिरिक्त अचानक बोझ ना पड़े। तो ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना हो गया। रिकरिंग डिपॉजिट जो है हमारा, उसमें 100 रुपये भी प्रति माह, कई बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो लाखों रुपए एक साथ नहीं जमा कर सकते हैं, नहीं जुटा सकते हैं, तो वो अपनी रोज़ की कमाई से छोटी रकम जुटा सकते हैं और 100 रुपये से भी अपना इस तरह का रिकरिंग डिपॉजिट का जो अकाउंट है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा MIS है, मंथली इनकम स्कीम। कई ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें हर माह में कुछ पैसे मिलने चाहिए, तो उनके लिए मंथली इनकम स्कीम की योजना है डाक विभाग के पास, जिसमें यदि सिंगल अकाउंट है तो 4.5 लाख रुपए की जमा की जा सकती है। यदि वो ज्वाइंट अकाउंट है तो उसमें 9 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। जनता, जो आम जनता के लिए लाभान्वित करने वाली योजना है, हम चाहेंगे उसी क्रम को आप आगे बढ़ाएं। बचत बैंक के अलावा डाक विभाग के द्वारा इंश्योरेंस की भी सेवा दी जा रही है और 1884 ईस्वी में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई थी। 1995 ईस्वी में रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हो गई थी। इसके तहत कई स्कीम है, संतोष, सुमंगल, सुविधा, सुरक्षा, युगल सुरक्षा, बाल बीमा योजना, विकलांग बीमा योजना, जिसमें अलग अलग उम्र वर्ग के लोग इस योजनाओं का बीमा का फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका विस्तार बहुत अब किया गया है। पहले केवल सरकारी और लगभग अर्ध सरकारी वर्ग के लोग ही पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन अभी जिन्होंने भी प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, BEd, नर्सिंग, इस तरह के जो कोर्स किए हैं पत्रकारिता का, वो भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें मिनिमम प्रीमियम और मैक्सिमम बोनस मिलता है। इंश्योरेंस में जब इंश्योरेंस की चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 ईस्वी में ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मात्र 20 रुपये जमा करके 2 लाख रुपए हम एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। 2015 में ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीवन ज्योति योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें मात्र 436 रुपये जमा करके, पहले तो ये राशि और भी कम थी, उसमें 2 लाख का हम इंश्योरेंस कवर प्राप्त कर सकते हैं। फिर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं वो 60 साल के बाद एक तरह से वो पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 18 से 40 से उम्र वर्ग के जो लोग हैं इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। डाक विभाग के द्वारा इन योजनाओं के संचालन के साथ साथ और कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि आधार बनाने और अद्यतन करने का काम हो रहा है डाक खानों में। उसके अतिरिक्त हमारे देश के बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाड़ी के देशों में और दूसरे देशों में मजदूरी का काम और अन्य काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ी असुविधा होती थी। उनको बड़े शहरों में, राजधानी में आकर के पासपोर्ट बनाना होता था, एक लंबी प्रक्रिया होती थी। लेकिन विदेश मंत्रालय के साथ हम लोगों ने टाई अप करके और लगभग हर ज़िले में हमारे डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। इससे लोगों की बहुत से आसानी हो गई है और वो अपने ज़िले मुख्यालय पे ही पासपोर्ट बनाने का कार्य करवा सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पोस्ट शॉपी होते हैं जो मुख्य काउंटर पर हम सेवाएं प्रदान नहीं कर पाते हैं, वो पोस्ट शॉपी के माध्यम से हम सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि फिलेटली से जुड़े हुए जो हमारे सामग्रियां होती है। उसके अतिरिक्त माई स्टैम्प काउंटर होता है। उसके अतिरिक्त आज की तारीख में हम LED बल्ब से लेकर के कोरोना किट से लेकर के बहुत सी चीज़ें जनता तक पहुंचा रहे हैं। आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं, उसके बाद जो अनेक समझौते होते हैं विभिन्न पक्षों के साथ, तो कई तरह की सेवाएं डाक विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। उसके अतिरिक्त पत्र लेखन और साहित्यिक रुझान को उत्पन्न करने के लिए, रचनात्मक कला का विस्तार करने के लिए विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होता है। UPU के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन होता है और अपने देश के विभाग के द्वारा, अपने इंडिया पोस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष 2.5 अक्षर पत्र लेखन प्रतियोगिता होता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के और 18 साल से ऊपर लोगों के लिए अलग अलग श्रेणी है और इसमें अच्छी खासी रकम मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर ये राशि 10,000, 25,000 और 50,000 है। प्रथम जो होगा उसे 50,000, जिन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया है उसे 25,000 और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को 10,000। उसी तरह से सर्किल लेवल पे जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया है उसे 25,000, जिसने द्वितीय स्थान हासिल किया है उसे 10,000 और जिसने तृतीय स्थान हासिल किया है उसे 5,000। तो इससे
लोगों का एक तरह से जुड़ाव भी हो रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट की तरह, और उनकी जो प्रतिभा है खास करके साहित्य से जुड़ी हुई, उसके विस्तार की, उसके विकास की सोच है डिपार्टमेंट की। इसके अतिरिक्त भी और कई तरह की सेवाएं विभाग के द्वारा समय समय पर दी जाती रही है। जैसे कि IPPB के द्वारा हम लोग AEPS की सुविधा दे रहे हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। घर पे जा कर के किसी भी व्यक्ति का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके अकाउंट खोल सकते हैं IPPB के माध्यम। मैंने पहले बताया भी कि एक QR कार्ड हम लोग देते हैं इसमें। तो कितनी आसानी हो गई है, और कोरोना काल में तो कितनी अजीम खिदमत इंसानियत की है डाक विभाग ने। जब इतनी असुविधाएं थी, इतने खतरे थे, लोग ATM में जाने से भी डरते थे, तो घर जा करके जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत राशि अकाउंट में दी जाती थी, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत, उसे हार्ड कैश के रूप में प्रदान करने में AEPS के द्वारा, जो हमारा हैंडल डिवाइस है डाककर्मी के पास, जो हमारे JDS के पास होता है वो RICT डिवाइस, उसके द्वारा हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पैसे पहुंचा रहे हैं जी। तो इस तरह की कई सेवाएं हैं, कई खिदमात हैं जिसे हम अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और आम जनता की सहूलियत के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी पवन जी, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे चंद शब्दों में? भारतीय डाक विभाग ने न केवल अपने आप को बदला है, नए तकनीकों का अनुसरण किया है, बल्कि अपने को जन उपयोगी बनाए रखने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा है। और हमें यकीन है कि आने वाले समय में हम अपने प्रति जनता के विश्वास को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे, और भारत के हर नागरिक तक अपनी सेवाओं को, अपनी सुविधाओं को पूरी जवाबदेही के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ पहुंचाते रहेंगे, और जो भी सरकार का मिशन है, जो लक्ष्य है, उसे हासिल करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते रहेंगे। जी बहुत ही शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे पवन जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी और इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया, इसका तहे दिल से आभार हम करना चाहेंगे आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान जिनसे हमने चर्चा की। आज राष्ट्रीय डाक दिवस को लेकर कई सारी ऐसी बातों को हमने जाना, और कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, आपसे हम जानना चाहेंगे। और इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता, तो फटाफट उठाइए कॉपी और कलम और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।